हाँ जी, नमस्कार भाई सभी को। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द फीडियास पे, और गौरव सर की भाषा में फील वाला चैनल फीडियास। तो जैसा कि गौरव सर ने कल की क्लास में बताया था आप लोगों को कि डीएसएसबी का जो नया सिलेबस बना है पार्ट बी के लिए, उसके लिए आपकी क्लासेस हम आज से स्टार्ट कर रहे हैं। और आज की क्लास से, जिसमें कि सबसे पहले आज हम बात कर लेंगे कि एनसीटी के करिकुलम में चीज़ों को ऐड ऑन क्यों किया गया है, किन बातों को इसमें शामिल किया और उसका कारण क्या है। तो आज हम फर्स्ट चैप्टर को स्टार्ट कर लेंगे। टोटल 6 चैप्टर हमें कवर कर रहे हैं, तो पहले चैप्टर से आज की क्लास में शुरुआत हो जाएगी। नमस्कार कुमार। तो सबसे पहली बात है कि किसी भी टॉपिक को या किसी भी कंटेंट को अगर आपको करना है तो उसका एक, हम कह सकते हैं कि उसके एक बुनियाद हमें जानना जरूरी है। तो इसके इंट्रोडक्शन से हम शुरू करेंगे, जो एनसीटी ने अपने करिकुलम के, जो हम कह सकते हैं, परफेस में मेंशन किया है। तो सबसे बड़ी बात जो इसमें रखी गई है, क्योंकि ये एक तरीके से काउंसिल है किस चीज़ के लिए, टीचर्स को ट्रेनिंग देने के लिए, एक तरीके से टीचर्स को तैयार करने के लिए। तो इन्होंने टीचर्स को एक, कह सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा महत्व भी दिया है। People in this country have been slow to recognize that education is a profession for which intensive preparation is necessary. जो टीचिंग जॉब है उसको आजकल क्या हो रखा है कि सभी को लगता है कि सबसे आसान जॉब यही है, लेकिन एनसीटी कहता है कि नहीं, ये सबसे इंटेंसिव प्रिपरेशन करने वाली जॉब है। दैट मीन्स कि इसके लिए आपको सबसे ज़्यादा मेहनत करनी होती है। तो ये बात सबको समझनी पड़ेगी कि ये कोई ऐसा प्रोफेशन नहीं है जिसमें केवल आप गए, डिप्लोमा किया और आप टीचर बन गए। नहीं, गहन अध्ययन की यहाँ पर आवश्यकता पड़ती है। क्योंकि आपको एक मिनी सोसाइटी के साथ डील करना पड़ता है। मिनी सोसाइटी यानी कि मिनिएचर। जो स्कूल है उसको लघु समाज का नाम इसीलिए दिया जाता है क्योंकि सोसाइटी में भी अलग अलग तरह के लोग रहते हैं। सेम वे में उन्हीं के बच्चे तो आपके स्कूल में आते हैं। तो एक स्कूल में सभी तरह के, जेंडर बेस पे लगा लीजिए, कास्ट बेसिस पे लगा लीजिए, रिलीजन बेसिस पे लगा लीजिए, फिजिकल अपीयरेंस के बेस पे लगा लीजिए, वो सारी डिफरेंसेस आपको देखने को मिलते हैं और वो सभी एक दूसरे के साथ मिलकर कार्य प्रणाली को आगे बढ़ाते हैं। तो एक लघु समाज का रूप आपको दिखाई देता है स्कूल में। तो अगर आपको सोसाइटी को चलाना है और उन्हें सिखाना भी है ताकि वो एक बेहतर नागरिक बन पाए, तो उसके लिए आपको इंटेंसिव स्टडीज की रिक्वायरमेंट पड़ती है। और यही बात एनसीटी ने अपने करिकुलम डिजाइनिंग में सबसे पहले रखी है। सेकेंड पॉइंट इसमें आता है, दिस कंसर्न एक्सप्रेस्ड इन द यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन 4849। तो पहला पॉइंट तो आपके नोट करने का यही आ जाता है कि यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन 4849 की रिपोर्ट में भी इस बात को रखा गया था। देखिए, लास्ट टाइम जो पेपर बनकर आया था, क्योंकि डीएसएसबी का पैटर्न, हमने कहा कि इसका कोई एक सेट पैटर्न नहीं है, लेकिन एक खासियत है कि अगर ये किसी एक पार्ट को उठाती है, डीएसएसबी बोर्ड ने अगर किसी एक चीज को उठा लिया है, जैसे एनआईओएस को उठाया था लास्ट पेपर में, उससे पहले उठाया था बाहर का यानी कि एमएड का एग्जाम, तो जहां से अगर एक बार क्वेश्चन उठाना शुरू किया तो उसकी डिटेल तक वो लेकर चल रहा है। और इस बेसिस पर अब की बार जो एनसीटी का नाम इन्होंने दिया है, एनसीटी करिकुलम का, उसमें भी किसी भी पॉइंट को उठाया जा सकता है। इसीलिए फोकस हर पॉइंट पर हमें लेकर चलना है कि अगर कुछ भी नाम आया है, कोई कमीशन का नाम आया है, उसमें ईयर भी मेंशन है, तो उस ईयर को भी साथ साथ आपको कवर करके चलना है। तो सबसे पहला हमारा नाम क्या गया, यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन 4849 की रिपोर्ट में भी इस बात को कहा गया कि टीचिंग प्रोफेशन के लिए इंटेंसिव स्टडीज की रिक्वायरमेंट पड़ती है। बढ़ते हैं आगे।
द एजुकेशन कमीशन 64 और 66 का, जो हमारा शिक्षा आयोग गठित हुआ था, प्रोफेस द डेस्टिनी ऑफ इंडिया इज नाउ बीइंग शेप्ड इन हर क्लासरूम्स, कि जो भारत का भविष्य या भारत का भाग्य है वो कहाँ लिखा जाना है, हमारे क्लासरूम में लिखा जाना है। और क्लासरूम में भाग्य कौन लिखेगा? क्लासरूम में आएंगे कौन? बच्चे। बच्चों के लिए बोला ही जाता है कि ये क्या है, भविष्य है हमारा। इसीलिए शिक्षक को राष्ट्र निर्माता का दर्जा भी मिला हुआ है, उसका कारण यही है। तो जो हमारा एजुकेशन कमीशन है 64 और 66 का, उसने भी इस बात के ऊपर जोर डाला है कि टीचर्स का रोल सबसे अहम हो जाता है। आई होप इस वाले पॉइंट में कोई डाउट नहीं होगा किसी का, अगर है तो बता सकते हैं। गुड इवनिंग गहना जी। ओके कुमार, मिनी मॉक लगाया था, उसमें एक ऑप्शन था ये, तो आप आइडिया ले सकते। देखिए मुझे नहीं पता कि आपने कौन सा मॉक टेस्ट लगाया, मैं केवल एक आइडिया दे सकता हूं कि डीएसएसबी का जो पैटर्न रहा है उस पैटर्न के हिसाब से अगर छोटी से छोटा एक ऐसा पॉइंट आता है जो टीचर एजुकेशन को लेकर बात करता है, तो उसको आपको कवर करके चलना है, उसे छोड़ना नहीं है। नो डाउट, ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। So did the नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986, जो हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में आई थी, उसने भी इसी बात पर जोर दिया। द स्टेटस ऑफ द टीचर रिफ्लेक्ट्स द सोशियो कल्चरल इथोस ऑफ द सोसाइटी। इट इज सेड दैट नो पीपल कैन राइज अबव द लेवल ऑफ इट्स टीचर्स। अगर आपके स्कूल में टीचर बेहतरीन है तो बच्चे भी बेहतरीन बनेंगे, लेकिन अगर टीचर आपके बेहतरीन नहीं आए हैं तो ये गारंटी दी जा सकती है कि बच्चे उस टीचर से ऊपर जा ही नहीं पाएंगे। उससे बेहतर, यानी कि कह सकते हैं अगर टीचर बेहतर है तो बच्चा भी बेहतर बनेगा। टीचर अगर वेल ट्रेंड नहीं है तो इश्यू आएगा हमारे भविष्य के लिए। तो इसीलिए टीचर एजुकेशन को इतना जटिल कह सकते हैं, इतना बेहतरीन बनाया जाए कि जो एक बार टीचर बन के आए तो वो प्रॉपर टीचर ही हो। इसके लिए गौरव सर ने एक उदाहरण दिया था जब हम डिस्कशन कर रहे थे कि सबसे बेहतरीन ड्राइवर्स कहाँ के हैं, तो उन्होंने बताया था कि इसी कंसेप्ट के बेसिस पर हम कह सकते हैं कि जर्मनी में जैसे ड्राइविंग लाइसेंस के लिए बहुत ही कड़े नियम है, बहुत ही मुश्किल होता है ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना, लेकिन एक बार अगर बन जाता है तो वहां पर उनके लिए नो स्पीड लिमिट है, वो कितनी भी स्पीड में गाड़ी चला सकते हैं। कारण क्या है, एक अच्छा ड्राइवर होगा तो वो स्पीड में भी कंट्रोल कर लेगा, लेकिन अगर एक नौ सिखिया होगा तो वो हो सकता है कि 100 की स्पीड में भी किसी दूसरे को टक्कर मार दे। सेम वे में अगर एक वेल ट्रेंड टीचर है तो वो कितनी भी डाइवर्सिटी उसके सामने आ जाए क्लासरूम में, कितना भी टिपिकल सिचुएशन आ जाए, हैंडल कर लेगा। लेकिन अगर एक हम कह सकते हैं अमेचर टीचर अगर क्लासरूम में आया है तो जैसे ही डिफिकल्ट सिचुएशन आती है वो जल्दी ही घबरा जाते हैं। तो इसलिए टीचर का, जी गुड इवनिंग, टीचर का वेल ट्रेंड होना जरूरी है, तो उसको पहले इंटेंस स्टडीज करना जरूरी है, उसको इंटेंस स्टडीज करवाना जरूरी है। तो एनसीटी ने इसके ऊपर फोकस किया। तो बढ़ते हैं आगे। दिस नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन इलेबोरेट्स द कंटेक्स्ट, कंसर्न एंड विजन, अंडरस्कोरिंग दैट जो टीचर एजुकेशन के बारे में जितनी भी बातें हैं उसके प्रति हमारा नजरिया क्या है और हमें किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है, उन सभी पॉइंट्स को एलेबोरेट करते हुए जो पूरा फोकस आया वो कहाँ आया, एक तो आया टीचर एजुकेशन पे, शिक्षक शिक्षा पे। टीचर एजुकेशन का मतलब है जो आपका डिप्लोमा होता है वहां आपको जो ट्रेनिंग दी जाती है, डिप्लोमा या डिग्री के दौरान जो आपकी ट्रेनिंग होती है वो है आपकी शिक्षक शिक्षा या टीचर एजुकेशन। और दूसरा है स्कूल एजुकेशन। अगर टीचर बेहतर है, टीचर एजुकेशन बेहतर है, तो ये बिल्कुल गारंटी के साथ ले लीजिए कि स्टूडेंट एजुकेशन या स्कूल एजुकेशन भी बेहतरीन बनेगी। वॉइस स्लो है, निधि जी थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। देखिए ज्यादा चिल्लाने का तो होगा नहीं, लेकिन इतना मेरे हिसाब से आवाज क्लियर आ रही होगी। अगर थोड़ा सा कम आ रही है तो बेटा आप वॉइस, आप एक बार वॉल्यूम बढ़ा लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
हैव ए सिम्बायोटिक रिलेशनशिप एंड डेवलपमेंट इन बोथ दिस सेक्टर म्यूचुअली रीइंफोर्स। देखिए म्यूचुअली रीइंफोर्स का मतलब है कि एक अगर बेहतर होगा तो ये गारंटी है कि दूसरा भी बेहतर होगा। अगर टीचर एजुकेशन आपने बेहतर कर दी है तो सिंपल सी बात है स्कूल एजुकेशन का लेवल एकदम से उठ जाएगा। लेकिन अगर टीचर एजुकेशन ही डाउन है तो स्कूल एजुकेशन का लेवल भी डाउन होता है। आगे बढ़ते हैं इसी में, क्या क्या इश्यू सामने आए एनसीटीई करिकुलम बनाने में। अभी हमने करिकुलम स्टार्ट नहीं किया, अभी मैं उसका केवल एक परफेस बता रहा हूं, शुरुआत बता रहा हूं। तो उसमें क्या क्या इश्यूज है, सबसे पहला इश्यू है इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा। क्योंकि ये बात 1995 से शुरू हो रखी है तो उसके हिसाब से अभी पॉइंट आ रहे हैं, जो करंट टाइम में इश्यूज है उनको हम लेकर चलेंगे जब हम टॉपिक को कवर कर रहे होंगे। इंक्लूसिव एजुकेशन एक ऐसा पॉइंट है जो करंट में भी एक हॉट टॉपिक हम कह सकते हैं, जिसका क्वेश्चन एग्जामिनेशन में बनता ही बनता है। किसी भी तरह का बच्चा, चाहे वो आरपीडब्ल्यूडी एक्ट में आता है, चाहे वो किसी भी डिप्राइव्ड कैटेगरी से है, चाहे वो जनरल कैटेगरी से, सभी बच्चों को एक साथ लेकर चलना और सभी के विकास को एक दिशा प्रदान करना, वो इसके अंतर्गत शामिल होगा। तो इंक्लूसिव एजुकेशन को कंसिडर करके टीचर एजुकेशन प्रोवाइड की जानी चाहिए। अगर आप इंक्लूसिव एजुकेशन के बेस पे टीचर एजुकेशन दे रहे हैं तो सीधी सी बात है कि जो भी टीचर ट्रेंड होकर जाएगा वो स्कूल में इंक्लूसिव एजुकेशन को इंप्लीमेंट करेगा इफेक्टिवली। क्लियर है ये वाला पॉइंट? हाँ जी, कोई इश्यू है तो बताइए, अदरवाइज ओके बढ़ते हैं फिर आगे। पर्सपेक्टिव फॉर इक्विटेबल एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इक्विटेबल डेवलपमेंट का मतलब है जो अभी बात की कि सभी को एक साथ लेकर चलना है, सभी को एक जैसा हमें एक तरीके से कह सकते हैं माहौल प्रोवाइड करना है। एनवायरनमेंट एक जैसे दीजिए, बच्चे की नीड अलग हो सकती है, जैसी नीड हो उसके हिसाब से हमें क्या करना होता है, अपनी टीचिंग को उसी तरीके से मॉडिफाई करना होता है। रोल ऑफ कम्युनिटी नॉलेज इन एजुकेशन, अब ये आ गया हमारा। कम्युनिटी नॉलेज का मतलब है जो हमारा समुदाय है उसके बारे में भी नॉलेज होना जरूरी है। अगर आप अपनी सोसाइटी को ही नहीं जानते, अपने स्कूल के आस पड़ोस को नहीं जानते हैं, किस एरिया में आप पढ़ा रहे हैं, अगर आप वहाँ की कम्युनिटी के बारे में अवेयर नहीं है तो ये टीचर के लिए एक कमी है। और अगर ये कमी रहेगी तो स्कूल एजुकेशन में भी कहीं ना कहीं वो असर डालेगी। तो ये इसकी नॉलेज होना जरूरी है। साथ ही आईसीटी इन स्कूलिंग एज वेल एज ई लर्निंग। अब ये आईसीटी और ई लर्निंग क्या चीज है भाई? आईसीटी का क्वेश्चन आपके पेपर में पहले भी आया है और उम्मीद है अब भी आएगा। ई लर्निंग पहले इतना फेमस नहीं था, लेकिन कोविड के आने के बाद से 2020 से 2022 के टाइम के बाद से ई लर्निंग बहुत फेमस हो गया है। तो ई लर्निंग का भी आपको नॉलेज होना चाहिए एज ए टीचर। देखने में आया है कि ऐसे टीचर जो 1960 या 1970 के बाद लगे हैं, जैसे मान लीजिए कि 1980 से कोई टीचर लगा हुआ है, उम्मीद तो है कि अब तक रिटायरमेंट होगी, 1980 नहीं 1990 ले लेते हैं, 1990 से लेकर 1999 तक ये जो टीचर लगे हैं, इन लोगों को आईसीटी का इतना नॉलेज नहीं होगा। साथ ही साथ हो सकता है कि वो ई लर्निंग से भी अवेयर ना हो। मान लीजिए एक टीचर है जिन्हें ई लर्निंग का आइडिया नहीं है और उनको आप एक स्मार्ट बोर्ड प्रोवाइड कर देते हैं कि आप आज से इससे पढ़ाएंगे, तो उस टीचर को इश्यू आएगा उस बोर्ड का यूज करने में। रिजल्ट क्या होगा? उसकी टीचिंग अफेक्ट करेगी, क्योंकि अगर वो बोर्ड नहीं चला पा रहे तो टीचिंग के ऊपर असर पड़ेगा। तो इसीलिए ई लर्निंग, आईसीटी, इनकी नॉलेज भी टीचर को होना जरूरी है और इसीलिए टीचर एजुकेशन में इनको भी शामिल किया गया है। आईसीटी क्या है आपका? इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, यानी कि किसी भी मशीन की मदद से, मशीन मैं वर्ड इसलिए ले रहा हूं क्योंकि ये सबसे कॉमन है, आप यूज कर सकते हैं वर्ड टेक्नोलॉजी, आपके पेपर में ऑप्शन आते हैं तो इजी पड़ जाता है। तो अगर आप तकनीक का प्रयोग करके कम्युनिकेट कर लेते हैं, कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है? जो बात आप बताना चाह रहे हैं सामने वाला उस बात को उसी रूप में अगर समझ जाए तो वो हम कम्युनिकेशन के अंतर्गत शामिल करते हैं। इसे हिंदी में बोला जाता है संप्रेषण। तो पॉइंट इसमें यह आता है कि जिस वे में आप चीज बताना चाहते हैं सामने वाला उसी वे में उस बात को अगर समझता है तभी कम्युनिकेशन पूरा ठीक माना जाता है, अदरवाइज बैरियर होते हैं।
तो अब इस कम्युनिकेशन में आप अगर टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं, आप मान लीजिए मोबाइल का यूज कर रहे हैं, आप टेलीविजन का यूज कर रहे हैं, आप रेडियो का यूज कर रहे हैं, आप कंप्यूटर्स का यूज कर रहे हैं, तो अगर आप इनका इस्तेमाल करके अपनी इंफॉर्मेशन को सामने वाले तक पहुंचा पा रहे हैं, तो आप आईसीटी का एक बेहतर रूप में प्रयोग कर पा रहे हैं। तो इसकी भी जानकारी टीचर एजुकेशन में अब प्रोवाइड की जाती है, ताकि जो भी टीचर स्कूल में जाए वो आईसीटी से भी वेल नोन हो। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा जेंडर पर्सपेक्टिव। जेंडर पर्सपेक्टिव का पॉइंट रह गया था, जो हमारा एक तरीके से कैसे लिंग के प्रति अवधारणा क्या है, हम उसको किस नजरिए से देखते हैं, वो आता है हमारे जेंडर पर्सपेक्टिव में। आप सोसाइटी में देखते हैं कि मैन वर्सेस वुमेन जनरली रहता ही रहता है। किसी भी बात को ले लीजिए, कोई कह देता है कि लड़कियां बेहतर है, कोई कहता है लड़के बेहतर है, कोई कह देता है लड़कियां उतनी मजबूत नहीं होती है जितने कि लड़के होते हैं, लड़कियां ज्यादा सेंसिटिव होती है, लड़के कम सेंसिटिव होते हैं। तो इन तरह की इस तरह का जो पर्सपेक्टिव हम बनाते हैं जेंडर को लेकर, वो कहीं ना कहीं हमारे डेवलपमेंट तक को अफेक्ट कर देता है। तो इस बात का भी, इस संवेदनशीलता को भी किस में रखा जाता है, टीचर एजुकेशन में खास तौर से रखा जाता है। इसके लिए 3 थ्योरी पर हमें फोकस करना है। पहली थ्योरी है कन्फ्लिक्ट थ्योरी, दूसरी है फेमिनिस्ट थ्योरी, और तीसरी है सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म थ्योरी। इन तीनों थ्योरीज को जब हम डिटेल में इसे स्टार्ट करेंगे, तो इन तीनों थ्योरी को लेकर चलेंगे जैसे ही जेंडर का टॉपिक हमारे सामने आएगा। साथ ही साथ जेंडर इश्यूज को भी साथ के साथ कवर करेंगे। आप लोगों को आइडिया भी होगा कि जेंडर से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जामिनेशन में 2 से 3 पहले भी आए हुए हैं। तो अगर हम एक आइडिया भी लेकर देखें, तो आईसीटी का क्वेश्चन पेपर में आ रहा है 1 नंबर तक का। ई लर्निंग अभी एड ऑन हुआ है तो मैं कहता नहीं, तो इसको हम छोड़ देते हैं। इससे पहले अगर हम बात करें इंक्लूसिव एजुकेशन, यहां से भी 1 से 2 क्वेश्चन आ रहे हैं। पीछे अगर हम लेकर आए तो जो आयोग है, इनसे कोई 1 नंबर का क्वेश्चन बन जाता है। तो एक जनरल आइडिया भी लेकर देखें तो कितने नंबर का पार्ट हमारे एक तरीके से कवर होता है, 1 नंबर। उसके बाद 1 से 2 यानी कि 3 नंबर हमारे यहाँ हो जाते हैं। 3 नंबर के बाद एक आईसीटी का हो गया 4 नंबर, और 2 से 3 जेंडर के, यानी कि 6 से 7 नंबर के पॉइंट तो हम एक तरीके से डिस्कस कर रहे हैं अभी। और ये धीरे धीरे जैसे जैसे हम पॉइंट आगे बढ़ाते चलेंगे। हाँ मिथुल अरोड़ा जी, सब पॉइंट्स नहीं लिखवाए थे, सीधा चैप्टर ही शुरू हो जाएगा। तो 6 से 7 नंबर के पॉइंट्स तो यही डिस्कस हो चुके हैं, जबकि टॉपिक अभी शुरू नहीं हुए। टॉपिक शुरू होंगे तब तो लिमिट और बढ़ती चली जाएगी। बढ़ते आगे, द करिकुलम ऑफ टीचर एजुकेशन इज ब्रॉडली डेल्ट अंडर फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन, करिकुलम एंड पेडागोजी एंड स्कूल इंटर्नशिप। ये जो 3 बातें हैं, इसमें शुरुआत करते पहले करिकुलम से। तो करिकुलम का एक क्वेश्चन आपके पेपर में पहले भी आता रहा है। सबसे कॉमन क्वेश्चन आता है कि ये किस लैटिन वर्ड से बना है, तो कुरेरे, जिसका मीनिंग क्या होता है, रेस कोर्स या मूव करना। ये 2 तरह का कॉमनली हम यूज करते हैं, एक रिटन करिकुलम, एक हिडन करिकुलम। और इसके अलावा जितने इसके सब पार्ट बनेंगे वो एक अलग चीज है। आजकल हम जिस करिकुलम को फॉलो कर रहे हैं वो कितना है हमारा, 5+3+3+4 है। और इसका नाम क्या है, ये पॉइंट अब एग्जामिनेशन में पूछा जाना श्योर है कि ये तो आएगा ही आएगा। या तो आपसे ये सिस्टम पूछ लेगा कि किस तरीके का है, 5+3+3+4 है या 5+4+3+3 है। तो ये रेशियो आपको याद रखना है, 5-3-3-4। इसको 5 को बोला जाता है फाउंडेशनल स्टेज, 3 को बोला जाता है प्रिपरेटरी स्टेज, 3 को बोला जाता है मिडिल स्टेज, और लास्ट वाले 4 को बोला जाता है सेकेंडरी स्टेज। तो याद रखने के लिए आप कर सकते हैं एफपीएमएस या पीएमएस। ये जब डिटेल में करेंगे तो इसकी शॉर्ट फॉर्म भी बना देंगे, और ये याद रखने के लिए एक निमोनिक्स भी तैयार कर लेंगे। तो 1 से 2 नंबर आपके यहां से कंफर्म है। नेक्स्ट पॉइंट इसी में आता है करिकुलम एंड पेडागोजी। तो पेडागोजी पहले से ही करते आए हो, ये तो सब्जेक्ट वाइज भी चलेगी। तो टीचर एजुकेशन में पेडागोजी से टीचर्स को अवेयर कराना, जो अभी स्टूडेंट टीचर है उनको पेडागोजी से अवेयर कराना, ये भी काम किसका हो जाता है, एनसीटी करिकुलम का हो जाता है। कि ऐसी चीजों को इन्वॉल्व करें, सब्जेक्ट को इस तरीके से प्रेजेंट किया जाए
कि टीचर जो ट्रेनिंग के लिए आए हुए हैं या स्टूडेंट टीचर जो है वो बेहतर ढंग से पेडागोजी की समझ को विकसित कर पाए। पेडागोजी यानी कि शिक्षा शास्त्र, जिसमें इस बात पर फोकस किया जाता है कि एजुकेशन के या टीचिंग के जो WH है, व्हाट, व्हाई, हाउ, व्हेन, वेयर, हुम, इनका आंसर अगर हम आसानी से दे पाते हैं, दैट मीन्स वी हैव पेडागोजी ऑफ आवर सब्जेक्ट। ये स्टूडेंट की नीड के अकॉर्डिंग मूव होता रहता है, प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग मूव होता है और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाता है। लास्ट है स्कूल इंटर्नशिप। स्कूल इंटर्नशिप का मतलब है कि जब टीचर ट्रेनीज अपना डिप्लोमा पूरा कर रहे होते हैं तो फर्स्ट और सेकंड ईयर दोनों में ही उन्हें क्या किया जाता है, इंटर्नशिप प्रोग्राम में डाला जाता है, ताकि वो उस एनवायरनमेंट से अवेयर हो जाए जो एनवायरनमेंट उन्हें आगे जाकर मिलना है, जिस एनवायरनमेंट में उनको डील करना है। द फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन इंक्लूडिंग लर्नर स्टडीज, कंटेम्प्रेरी स्टडीज एंड एजुकेशनल स्टडीज। देखिए, जो आज से पहले तक हमारे अध्ययन हुए हैं उनको भी आधार बनाया जाता है, वर्तमान में जो चल रहा है करंट टाइम में उसको भी शामिल किया जाता है। नेक्स्ट आ जाता है सजेशन टू एस्टैब्लिश टीचिंग लर्निंग सेंटर्स। जो टीचिंग लर्निंग सेंटर्स एस्टैब्लिश किए जाते हैं उनको एस्टैब्लिश करने का केवल ये मकसद नहीं होता कि वो केवल बना के छोड़ दिए, नहीं, करंट टाइम में उनका मकसद एनसीटी ने बिल्कुल क्लियरली मेंशन किया है कि ये लेबोरेटरी की तरह काम करेंगे, जिसमें जितना भी थ्योरी पार्ट एनसीटी के करिकुलम के अंडर कराया जाएगा उसका प्रैक्टिकल फॉर्म में भी वो इस चीज को अप्लाई कर पाए। इसीलिए आपने ध्यान दिया होगा कि जब आप अपना डिप्लोमा करते हैं, डिग्री करते हैं, तो आप लोगों को एक चीज कराई जाती है खास तौर से, माइक्रो टीचिंग, जिसका मकसद ही होता है कि इस चीज को आपके अंदर डालना कि अलग अलग स्किल्स आपकी कैसे बेहतर हो सकती है। तो इसी तरीके से जो टीचिंग लर्निंग सेंटर्स एस्टैब्लिश किए जाएंगे वो केवल टीचिंग लर्निंग सेंटर ना रह के अब एक लेबोरेटरी की तरह काम करेंगे। An appropriate focus on continuous and comprehensive evaluation of developing teachers has been drawn up. अब ये continuous and comprehensive evaluation यहाँ पर टीचर्स का किया जाएगा और टीचर फिर इसी काम को आकर कहाँ करेंगे, स्कूल में करेंगे। तो स्कूल में अब जो पहले CCE के रूप में हम यूज करते थे, कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन, इसका अब नाम ये नहीं रह गया है, अब CCE नाम नहीं है, अब इसका नाम हो गया है आपका कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग आउटकम। तो अब सारा फोकस लर्निंग आउटकम पे रहता है। इस लर्निंग आउटकम को आप ज्यादातर जगह LO के नाम से देखते हैं, लर्निंग आउटकम्स को LO के नाम से देखा जाता है। यहां तक कोई इश्यू है भाई कि CCE का नाम अब CCE के फॉर्म में यूज नहीं किया जाता, उसकी जगह चीज वही है, इसमें भी आपका कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन ही होना है, हर एस्पेक्ट को कवर किया जाएगा, लेकिन नाम बदल गया है। क्योंकि आपको भी पता है कि अगर आप चीजें बदलते नहीं रहेंगे तो वो एक तरीके की हो जाते हैं कि भी बोरिंग सा थोड़ा लगता है, तो नया नाम आता है तो लगता है कि कुछ नई चीज होगी। तो वही है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग आउटकम है कि आप कितनी दक्षता हासिल कर रहे हैं। ये बच्चों के लिए होता है, सेम वे में ये टीचर्स के लिए होता है जब वो अपने ट्रेनिंग पीरियड में होते हैं। बढ़ते इससे आगे। This framework is visualized to act as a catalyst to change the profile of teacher education so that the teacher education institutions become an active center. Active centers में उनको convert करना है, not only of research but also practical experiment directed to improvement of education methods and curricula. जो भी methods teachers को सिखाए जाते हैं during teacher education, उनको प्रैक्टिकल रूप में और साथ ही साथ उनके प्रैक्टिस के लिए भी उनका एक्सपेरिमेंट के रूप में यूज करना, वो भी यहां पर शामिल किया गया है NCTE करिकुलम में। In the process of developing this framework, we received valuable inputs from educationists and experts. इसमें NCTE ने 1978 में जो फ्रेमवर्क डेवलप किया था उसको रिवाइज किया था NCERT ने 1988 में। तो इसमें कुछ वैल्यूएबल इनपुट्स को ऐड ऑन किया गया था और यहाँ पर बताया गया है कि जो फर्स्ट करिकुलम फ्रेमवर्क डिजाइन हुआ था वो 1998 में हुआ था एंड अ डिस्कशन पेपर ऑन करिकुलम फ्रेमवर्क
जो एनसीटी और एनसीईआरटी ने बनाकर जारी किया था वो कब किया था? 2006 में। तो ये 2 पॉइंट आपके बन जाते हैं कि एनसीईआरटी ने इसका जो रिवाइज वर्जन है वो कब दिया था, ये फ्रेमवर्क पहले कब नॉन स्टैट्यूटरी एनसीटी ने कब लागू किया था, और तीसरा पॉइंट है कि एनसीईआरटी ने और एनसीटी ने मिलकर इसका फ्रेमवर्क कब इकट्ठे तैयार किया था। तो सबसे पहले ये कब तैयार हुआ था? दोनों के द्वारा मिलकर 2006 में। तो ये हमारे 4 पॉइंट यहां पर बन जाते हैं। यहां तक कोई इश्यू है तो बताइए। हाँ जी, कोई इश्यू है इसमें तो बताइए, वरना आगे बढ़ते हैं। चलिए जी। The initial draft of NCFTE 2009 was developed by an expert committee. इस कमिटी में ये सभी लोग शामिल थे। तो ये नाम सारे अलग अलग है, अभी हम इतने नामों को लेकर नहीं चल रहे, आखिरी में 1-2 नाम सिंपल लेकर हम चलेंगे, केवल एक जनरल आइडिया देने का था। इसके बाद जो मेन टर्म्स इस पूरे फ्रेमवर्क में आपको दिखाई देंगी शुरू से लेकर आखिरी तक, वो हमारे हैं ये फुल फॉर्म्स जो पेपर में कम से कम 2 से 3 नंबर की आ रही है कि ये किसके लिए स्टैंड करता है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है। तो वो जो है आपका बीएड है, बीएलएड है, बीपीएड है, बीएससी एड है, बीआरसी है, सीपीएड है, सीपीजीपी है, सीआरसी है। तो ये फाइल आप लोगों को शेयर कर दी जाएगी जैसे ही टॉपिक पूरा होगा। तो इनकी डिटेल में अभी नहीं गया क्योंकि ये फुल फॉर्म्स है, तो ये आप वैसे भी कर लेंगे, दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन ये करना जरूरी है। तो अब हम शुरुआत करेंगे अपने पहले चैप्टर की, और हमारा पहला चैप्टर क्या है? कंटेक्स्ट, कंसर्न एंड विजन ऑफ टीचर एजुकेशन। तो यहां तक अगर किसी का इश्यू है तो वो बता सकते हैं, अदरवाइज फिर टॉपिक को हम शुरू करते हैं। हाँ जी बानी जी, बिल्कुल सही। देखिए हमारी कोशिश रहेगी कि भाई जो वर्ड टू वर्ड चीजें हैं उनको क्लियरली एक्सप्लेन आप लोगों को किया जाए, ताकि एग्जामिनेशन में आपको दिक्कत ना आए। ये आप केवीएस में भी देख चुके हैं कि जब आप लोगों की केवीएस की तैयारी कराई गई थी तो उसमें भी जो सिलेबस था हम सिलेबस के अकॉर्डिंग ही मूव किए थे, और एग्जामिनेशन बिल्कुल उसी पैटर्न पे आया था जिस तरीके से आप लोगों की तैयारी कराई गई थी। तो उम्मीद करेंगे कि अब की बार भी इसी तरीके से हम चीजों को तैयार कर पाए, लेकिन इसके लिए आप लोगों के सहयोग की जरूरत पड़ेगी। लास्ट टाइम आप लोगों का जवाब था कि भाई सबको पता चल जाएगा इसलिए नहीं बताएंगे, और जैसे ही पेपर खत्म होगा सर हम इतना शेयर कर देंगे कि बस आप देखते रहना। वो पता ये चला कि हम बस देखते रह गए और शेयर हुआ ही नहीं। तो अब की बार ऐसा मत करना भाई। अगर आप लोगों को लगता है कि भाई आप लोगों के लिए काम की चीज प्रोवाइड की जा रही है तो आप उसको शेयर कीजिए। हाँ जी, पॉइंट को आगे बढ़ा सकते हैं, चैप्टर को शुरू करें। चलिए जी, आते हैं पहले पॉइंट पे, कंटेक्स्ट ऑफ टीचर एजुकेशन। The NCFT 2009 was developed in a specific context marked by both the positive mandates of the Right to Free and Compulsory Education Act and persistent systematic problems in the Indian education system. तो अगर हम यहां पर बात करें तो RTE एक्ट 2009 तो मेंशन किया ही गया है, इसके साथ है ना एनसीएफ 2005 की गाइडलाइंस को भी इसमें इंक्लूड किया गया है। इसमें केवल ये आरटी एक्ट के बारे में बात है, लेकिन इसमें एनसीएफ 2005 की बातों को, उसकी सिफारिशों को भी इंक्लूड किया गया है। आरटी एक्ट ने बताया था कि 6 से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन दिया जाएगा। तो जो राइट है वो अभी भी यहीं पर है, 14 साल तक ही है, ये याद रखिएगा। राइट टू एजुकेशन अभी भी 14 साल तक ही है। अब जो नया फ्रेमवर्क है उसके हिसाब से 3+ से लेकर आपके 18 वर्ष की आयु तक का एक सिस्टम बनाकर दिया गया है। 3 से लेकर 18 साल तक की आयु का एक सिस्टम बना के दिया गया है। यहां पर एक पॉइंट अलग से मेंशन कर देता हूं, ये तो है जनरल। आरपीडब्ल्यूडी एक्ट में जो बच्चे शामिल होंगे उनके लिए 18 वर्ष तक की शिक्षा के लिए बात की गई है पहले से ही।
ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी आने से पहले की बात है, क्योंकि आरपीडब्ल्यूडी एक्ट आया था 2016 में। उसमें पहले ही बता दिया गया था कि 18 वर्ष तक की शिक्षा इनको प्रदान की जाएगी, निःशुल्क शिक्षा, जो आरपीडब्ल्यूडी एक्ट में शामिल होते हैं उनके लिए। तो आरटी एक्ट की सिफारिशों को कंसिडर किया गया। इसका पीछे रीजन क्या था कि जब एनसीटी का गठन हुआ और इसने अपना फ्रेमवर्क तैयार करना शुरू किया, तो एक आइडिया निकल के आया कि इंडिया में जितने भी बच्चे स्कूलों में एनरोल्ड हुए हैं, उनमें से प्राइमरी एजुकेशन पूरी करने से पहले ही 50% तक बच्चे ड्रॉप आउट कैटेगरी में आ जाते हैं, यानी कि वो अपने स्कूलिंग को छोड़ देते हैं। उसके पीछे कारण अगर ढूंढे जाए तो कारणों में आता है कि जो पेरेंट्स है वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं, तो दूसरी जगह जाने के बाद उनको स्कूल में एडमिशन करना मुश्किल हो जाता है। पहला काम तो यही होता है कि भाई आसपास कोई स्कूल ढूंढा जाए। स्कूल नहीं मिल पाता तो बच्चा क्या करेगा, स्कूल जाना ही छोड़ देता है, और फिर धीरे धीरे वो स्कूलिंग बिल्कुल ही भूल जाते हैं और बच्चे को भी साथ के साथ काम पे लगा लेते हैं। सेकंड पॉइंट इसी में क्या आया, जब एक प्लेस से आप दूसरी जगह पर मूव करते तो कई बार आपके डॉक्यूमेंट्स भी नहीं बन पाते, या डॉक्यूमेंट्स गायब हो जाते हैं, मिल नहीं पाते, खो जाते हैं। डॉक्यूमेंट्स नहीं होते हैं तो स्कूल में एडमिशन नहीं होता है। इन चीजों को ध्यान में रखते हुए आरटीई एक्ट ने इस बात को बड़े ही सरल तरीके से कहा कि स्कूल में अगर बच्चे की एज 6 साल से ज्यादा है तो उसका एडमिशन उस कंडीशन में भी किया जाएगा अगर उसके पास कोई कागज नहीं है। अगर बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो उनके द्वारा खुद से एक डिक्लेरेशन दी जाएगी कि इस बच्चे की उम्र हमारे जो बेस्ट नॉलेज है उसके हिसाब से इतनी है, तो डेट ऑफ बर्थ वो मेंशन हो जाएगी, पेरेंट्स का नाम आ जाएगा। डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो बच्चे के डॉक्यूमेंट्स स्कूल के थ्रू बनवा दिए जाते हैं। एज ए रिजल्ट बच्चे के सारे कागज तैयार हुए और अब वो एजुकेशन सिस्टम से बाहर नहीं जा रहा, वो रुक गया है तो भाई अब अपनी प्राइमरी एजुकेशन तो पूरी करके ही निकलेगा। आरटी एक्ट ने प्राइमरी को तो छोड़ो, एलिमेंट्री लेवल तक की उसके एजुकेशन की गारंटी दे दी, और उसका रिजल्ट भी है अब कि भाई पहले के मुकाबले ड्रॉप आउट रेट काफी कम है। तो आरटी एक्ट की सिफारिशों को कंसिडर करके फ्रेमवर्क को तैयार किया गया। साथ ही साथ जो एनसीएफ 2005 की हमने बात की है, यहां पर चाइल्ड सेंट्रिक एजुकेशन के ऊपर फोकस किया गया। जो हमारी कंटेम्प्ररी तरीके हैं, पुराने जो रूढ़िवादी तरीके थे कि टीचर सेंट्रिक होगा, केवल नॉलेज को एक तरीके से पास ऑन करना होता है, एनसीएफ 2005 ने उस धारणा को थोड़ा सा चेंज किया और इस बात के ऊपर फोकस किया कि एजुकेशन चाइल्ड सेंट्रिक होने चाहिए, टीचर सेंट्रिक नहीं। तो ये चाइल्ड सेंट्रिक एजुकेशन की तरफ मोड़ा गया, जिसका असर टीचर एजुकेशन में भी दिखाई दिया। टीचर एजुकेशन में भी 2005 के बाद से इस बात के ऊपर प्रॉपरली फोकस किया जाता है कि बच्चों को किसी भी प्रकार का पनिशमेंट नहीं दिया जाएगा, नो पनिशमेंट, किसी भी तरीके से एडमिशन के लिए मना नहीं किया जाएगा, केवल नॉलेज को पास करना टीचिंग नहीं माना जाएगा, वन वे कम्युनिकेशन को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। तो ये सारी बातें आपकी किस में शामिल हुई, एनसीएफ के एनसीटीई के करिकुलम में। इन्हीं पॉइंट्स को कंसिडर करके फ्रेमवर्क को तैयार किया गया। अगर हम यहां पर ध्यान से देखें पहले कंटेक्स्ट में, की कंटेक्चुअल फैक्टर क्या है, symbiotic relationship with school education. The quality of school education is directly linked to the quality of teacher education. स्कूल एजुकेशन उतनी ही बेहतर होगी जितनी बेहतर टीचर एजुकेशन होगी। रिफॉर्म्स इन वन मस्ट रिफ्लेक्ट रिफॉर्म्स इन अदर। अगर एक में परिवर्तन होगा, बेहतर बनेगा, तो दूसरा ऑटोमेटिकली बेहतर बनेगा। एग्जाम्पल के तौर पे, a new school curriculum focused on activity based learning like NCF 2005 necessitates a teacher education curriculum that trains teacher in such learner centric method. अगर एनसीएफ ने फोकस किया चाइल्ड सेंट्रिक पे, तो टीचर एजुकेशन में भी किस पर फोकस आया, लर्नर सेंट्रिक मेथड्स पर फोकस आया। देखिए हमारे टीचिंग मेथड दो तरह के होते हैं, एक लर्नर सेंट्रिक होता है, एक टीचर सेंट्रिक होता है। तो पहले टीचर सेंट्रिक मेथड को ज्यादा प्रेफरेंस देते थे क्योंकि उसमें टाइम कम लगता था, लेकिन एनसीएफ 2005 के बाद से
लर्नर सेंट्रिक मेथड्स के ऊपर ज़्यादा फोकस किया जाता है जब भी आप कोई डिग्री कोर्स या डिप्लोमा कोर्स करते हैं। ऐसे सभी बच्चे जो इस एग्ज़ाम को देने वाले हैं उन सभी को पता होगा कि जब उन्होंने अपना डिप्लोमा किया तो उनके जो लेक्चरर्स थे, जो प्रोफेसर थे, उन्होंने सबसे ज़्यादा फोकस इसी पॉइंट पे कराया था, लर्नर सेंट्रिक मेथड्स पे। तो वो रीज़न यही था। ब्रॉडर सोसाइटल इश्यू, एनसीटीई का जो करिकुलम है उसमें एक बात पर और जो ज़्यादा ध्यान दिया गया वो क्या था, जो हमारे सामाजिक मुद्दे हैं उनके ऊपर। टीचर एजुकेशन मस्ट एड्रेस वाइडर सोशल इश्यूज सच एज इनइक्विटी, जो असमानता पाई जाती है हमारे समाज में उसको भी कंसिडर करना है, ताकि हम स्कूल में ऐसा माहौल ना बना दे कि स्कूल में भी इनइक्विटी है। तो स्कूल में इक्वालिटी का माहौल आपको तैयार करना है, तो उसके लिए नॉलेज उसका होना जरूरी है। लैक ऑफ सोशल कोहेशन एंड द प्रेवलेंस ऑफ इग्नोरेंस एंड प्रेजुडिस, जो समाज के कुछ तबके ऐसे हो जाते हैं जिन्हें हम इग्नोर करते हैं, जिन्हें हम शामिल नहीं करते हैं, जिसे हम कहते हैं कि जो हमारे हाशिए पर ढकेल दिए गए, जो कॉर्नर साइड कर दिए जाते हैं सोसाइटी के, वो पर्सन, वो कास्ट, उनको भी बराबरी का मौका मिले स्कूल में। एग्जाम्पल है, द करिकुलम मस्ट प्रिपेयर टीचर्स टू हैंडल डाइवर्सिटी एंड प्रमोट इंक्लूसिव एजुकेशन, equipping them with the sensitivity to teach children from different socio-economic backgrounds and students with disabilities. क्लास में अगर एक ऐसा बच्चा आया हुआ है जो चल नहीं पाता है, जिसके पैर नहीं है, तो बच्चे उसे अगर लंगड़ा लंगड़ा कहकर चिल्लाते हैं, तो उस बात को किस तरीके से बच्चों के अंदर से हटाया जाए, ये सेंसिटिव टर्म्स है, तो इनको हटाने के लिए आपको चीज़ों की पहले समझ होना जरूरी है कि इसका क्या दुष्प्रभाव उस बच्चे के ऊपर पड़ सकता है जिसे चिढ़ाया जा रहा है। तो इसलिए ब्रॉडर सोसाइटल इश्यूज को भी टीचर एजुकेशन के अंतर्गत शामिल किया गया। इन्फ्लुएंस ऑफ ग्लोबल ट्रेंड्स, जो वर्तमान में हमारे ट्रेंड चल रहे हैं इंटरनेशनल लेवल पर, अगर हम उस लेवल को compete नहीं कर पा रहे या उसको शामिल नहीं कर पा रहे तो वो हमारी कमी मानी जाएगी। एक टीचर को हम कहते हैं कि भाई नॉलेज से फुलफिल होना चाहिए और करंट नॉलेज से बिल्कुल फुलफिल होना चाहिए। तो ग्लोबल ट्रेंड्स का भी प्रभाव पड़ता है। द फ्रेमवर्क एक्नॉलेजेस ग्लोबल ट्रेंड्स टुवर्ड प्रोफेशनलिज्म, क्वालिटी एश्योरेंस एंड टेक्नोलॉजी, इनकॉर्पोरेटिंग दीज इनटू इट्स रिकमेंडेशन। ये जो टेक्नोलॉजी है सबसे मेन इसमें इसी को माना जाता है, इसीलिए आईसीटी के ऊपर सबसे ज़्यादा फोकस किया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे द एम्फोसिस ऑन कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट, सीपीडी, अब ये फुल फॉर्म एक और बन जाती है, तो सीपीडी को आप लिख लीजिएगा, continuous professional development and the integration of information and communication technology, ICT आपको पता ही है, aligns with global best practices in teacher training। आप लोगों को याद हो जब दिल्ली में इनसे पहले केजरीवाल जी की सरकार थी, तो उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन के टीचर्स को दूसरे देशों में भेजा था बेहतर टीचिंग को सीखने के लिए। रीजन क्या था उसका? सेम यही है, ग्लोबल ट्रेंड्स का असर पड़ता है। कहाँ पर एक बेहतर ढंग से चीज़ों को कराया जा रहा है तो वहाँ से भी सीख कर आइए। अगर आपको लगता है कि वहाँ ज़्यादा बेहतर तरीका है तो उसे अपने यहाँ लागू कीजिए। तो सुनने में आया कि भाई दूसरे देशों के भी जो अधिकारी है वो हमारे देश आ रहे हैं, हमारे स्कूलों को विजिट कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें यहाँ का सिस्टम काफ़ी अच्छा लगा। ये कब पॉसिबल हो पाया? ड्यू टू ग्लोबल ट्रेंड्स। बढ़ते हैं आगे। क्रिटिक ऑफ ट्रेडिशनल ट्रेनिंग, जो पुराना एक तरीका कभी से चला आता है उसको अब दूर करना है। The NCFT 2009 was a direct response to the widespread criticism that teacher training was outdated। तो ये माना भी जाता था कि जितने भी टीचर्स हैं उनके जो प्रोफेसर है वो आउटडेटेड है, क्योंकि उन्होंने पहले के तरीकों को सीखा हुआ है तो वो उसी तरीके को आज भी सिखा रहे हैं। तो उस आउटडेटेड जो क्रिटिक्स इनका हुआ उसको अब ठीक किया गया। रोट बेस्ड एंड फेल्ड टू प्रोड्यूस इफेक्टिव टीचर्स, तो माना जाता था कि इसीलिए इफेक्टिव टीचर तैयार नहीं हो पा रहे। तो एनसीटी ने अपने फ्रेमवर्क में इस बात को रखा कि हम इन ट्रेडिशनल ट्रेनिंग्स को अब हटाएंगे और जो मॉडर्न ट्रेनिंग्स हैं उनको हम एड ऑन करेंगे। एग्जाम्पल है, द करिकुलम मूव्ड अवे फ्रॉम द रिचुअल ऑफ डिलीवरिंग अ स्टैंडर्डाइज्ड नंबर ऑफ लेसन्स एंड एम्फसाइज्ड teaching that was relevant to the real life needs to contemporary schools।
जो रियल लाइफ नीड है, इसका एक पेपर में आपको क्वेश्चन मिल जाता है। जिन बच्चों ने मैथ को अच्छे से किया होगा, मैथमेटाइजेशन, गणितीयकरण। तो पहले के टाइम में इन चीजों के ऊपर इतना फोकस नहीं होता था। मैथ का केवल एडिशन का सवाल करा दिया, सब्ट्रैक्शन का करा दिया, मल्टीप्लिकेशन करा दिया, डिवीजन करा दिया। लेकिन वर्तमान समय में गणित की समझ विकसित की जाती है कि बच्चा अपने आसपास भी गणित का जो कंसेप्ट उसने सीखा उसको अप्लाई कर सके। पहले के टाइम में पता ही नहीं होता था कि आप जहां खड़े उससे ऊपर कितनी ऊंचाई होगी, बच्चा आइडिया नहीं लगा पाता। लेकिन अब बच्चा क्या करता है, उसका आइडिया लगा के बताता है। कारण क्योंकि स्कूलों में अब जो टीचर आ रहे हैं वो इतने ज्यादा बेहतर ट्रेंड होकर आ रहे हैं कि वो बच्चों को रियल लाइफ से कनेक्ट करके चीजों को सिखाते हैं। तो ये हमारा कुछ क्रिटिक्स था जिसको इस तरीके से दूर किया गया। तो आज की क्लास में हम कंटेक्स्ट पे खत्म करके रोक रहे हैं। कल की क्लास से हम शुरू करेंगे कंसर्न्स को जो टीचर एजुकेशन में है, और उसके बाद हमारा आएगा विजन, और फिर हम करेंगे एक एमसीक्यू की लिस्ट। क्योंकि आपको पता है पहले भी हमने ऐसे ही किया कि चैप्टर खत्म, उसके बाद उसके क्वेश्चंस आएंगे और उन क्वेश्चंस को हम कंप्लीट करेंगे। तो 50 क्वेश्चनों का आपका टेस्ट रहेगा। पहला पार्ट हमारा हो चुका है। कल की क्लास में हम कंसर्न और कोशिश करेंगे विजन को भी कंप्लीट कर ले, और फिर आप लोगों का टेस्ट एमसीक्यू के बेस में हो जाएगा। लेकिन कंडीशन वही रहेगी भाई, ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए और लाइव आइए। अगर आप लाइव नहीं आ रहे तो भाई सीधा सा असर हमारे ऊपर पड़ता है। तो कोशिश कीजिए कि आप जितने ज़्यादा लाइव आएंगे उतना ही ज़्यादा हमें मोटिवेशन मिलेगा, और मोटिवेशन ऐसी चीज़ है कि वो किसी भी चीज़ को बेहतर बना सकती है। तो आज के लिए इतना है, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, खुश रहिए।